अब चलिए हम यहाँ पे देखते हैं सम डेफिनेशंस ऑफ अ टॉट। ठीक है, तो कितनी डेफिनेशन में हम बात करेंगे, 1 2 3 4 डेफिनेशन पर हमने बात करनी है। तो सम डेफिनेशन ऑफ अ टॉट लिखा हुआ, सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन विच इंडिकेट्स द नेचर ऑफ दिस ब्रांच ऑफ अ लॉ आर एज अंडर। सबसे पहला जो आ रहा है वो है भैया, याद रखो, सेक्शन 2M ऑफ द लिमिटेशन एक्ट 1963। 2-3 बार बोलोगे याद हो जाएगा। पहले वाली जो हम डेफिनेशन पढ़ रहे हैं वो किसकी है, सेक्शन 2M किसका, द लिमिटेशन एक्ट ऑफ 1963 का है। याद रखना, सेक्शन 2M द लिमिटेशन एक्ट ऑफ 1963 में क्या दिया हुआ है, बोला है कि टॉट मीन्स अ सिविल रॉन्ग। टॉट का मतलब क्या है भैया, सिविल रॉन्ग है विच इज़ नॉट एक्सक्लूसिवली अ ब्रांच ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट और अ ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। ध्यान से समझना, बहुत आसान डेफिनेशन है, लिख कर भी आनी है। तो बोला हुआ कि टॉट मीन्स अ सिविल रॉन्ग, टॉट मीन्स अ सिविल रॉन्ग, टॉट मीन्स अ सिविल रॉन्ग विच इज़ नॉट एक्सक्लूसिवली अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ब्रीच वर्ड है, ठीक है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। तो ये डेफिनेशन कहाँ पे दी हुई है, सेक्शन 2M किसका, द लिमिटेशन एक्ट ऑफ 1963। लिमिटेशन एक्ट याद रखना कब का है भैया, 1963 का है। डिटेल में हम इन पर भी चर्चा करेंगे। दूसरी वाली डेफिनेशन भैया सैलमन ने दी हुई है, उसके बाद विनफील्ड और उसके बाद आ जाएगा फ्रासर। ये 3 नाम याद रखना। दूसरी वाली डेफिनेशन सालमन के द्वारा दी गई है, फिर हम विनफील्ड के द्वारा दी गई डेफिनेशन पढ़ेंगे और लास्ट में भैया फ्रासर के द्वारा दी गई डेफिनेशन हम पढ़ते हैं। तो देखो सैलमन ने क्या बोला है, तो सैलमन ने भी कहा इट इज़ अ सिविल रॉन्ग। सैलमन ने कहा इट इज़ अ सिविल रॉन्ग फॉर विच द रेमेडी इज़ अ कॉमन लॉ एक्शन फॉर अनलिक्विडेटेड डैमेजेस एंड विच इज़ नॉट एक्सक्लूसिवली द ब्रीच ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट और द ब्रीच ऑफ अ ट्रस्ट और अदर मेयरली इक्विटेबल ऑब्लिगेशंस। 2-3 बार बोलते हैं, थोड़ी बहुत याद होगी। सैलमन की डेफिनेशन क्या बोलती है, इट इज़ अ सिविल रॉन्ग, it is a civil wrong for which the remedy is a common law. It is a civil wrong for which the remedy is a common law action for unliquidated damages and which is not exclusively the breach of a contract or the breach of a trust और अदर मेयरली इक्विटेबल ऑब्लिगेशंस। किसके द्वारा दी गई है, सैलमन के द्वारा दी गई है। दूसरा, विनफील्ड ने क्या डेफिनेशन दी है कि टॉर्टियस लायबिलिटी अराइजेस फ्रॉम द ब्रीच ऑफ अ ड्यूटी। विनफील्ड ने क्या बोला कि टॉर्टियस लायबिलिटी अराइजेस फ्रॉम द ब्रीच ऑफ अ ड्यूटी प्राइमरली फिक्स्ड बाय द लॉ। तो विनफील्ड की डेफिनेशन देखो, बोला हुआ कि टॉर्टियस लायबिलिटी अराइजेस फ्रॉम द ब्रीच ऑफ अ ड्यूटी प्राइमरली फिक्स्ड बाय द लॉ। This duty is towards person generally and its breach is redressable by an action for unliquidated damages। ध्यान से समझना, अनलिक्विडेटेड डैमेजेस यहाँ पर भी है और सैलमन की डेफिनेशन पर भी था। ठीक है, तो विनफील्ड की डेफिनेशन देखते हैं। लिखा हुआ टॉर्टियस लायबिलिटी अराइजेस फ्रॉम द ब्रीच ऑफ अ ड्यूटी। टॉर्टियस लायबिलिटी arises from the breach of a duty primarily fixed by the law. This duty is towards persons generally and its breach is redressable by an action for unliquidated damages। उसके बाद हम फ्रासर के डेफिनेशन पर हम बात करते हैं। तो लिखा हुआ है इट इज़ एन इन्फ्रिंजमेंट ऑफ अ राइट इन रैम। यहाँ पर एक नया वर्ड आ रहा है, फ्रासर की डेफिनेशन में एक नया वर्ड आ रहा है, राइट इन रैम। ठीक है, इट इज़ एन इन्फ्रिंजमेंट ऑफ अ राइट इन रैम ऑफ अ प्राइवेट इंडिविजुअल गिविंग अ राइट ऑफ कॉम्पनसेशन एट द सूट ऑफ द इंजर्ड पार्टी। तो फ्रासर के डेफिनेशन में नया वर्ड क्या आ गया, राइट इन रैम आ गया। तो बोलते हैं इट इज़ एन इन्फ्रिंजमेंट ऑफ अ राइट इन रैम ऑफ अ प्राइवेट इंडिविजुअल गिविंग अ राइट ऑफ कॉम्पनसेशन एट द सूट ऑफ द इंजर्ड पार्टी। तो पढ़ के देखते हैं। द बेसिक आइडिया विच इज इंडिकेटेड बाय दीज डेफिनेशन इज फर्स्टली टॉट इज़ अ सिविल रॉन्ग। एक चीज़ जो हमको यहाँ पे पता चल गई है वो क्या पता चली भाई, एक चीज़ तो हमको सबसे पहले जो यहाँ पर पता चली कि जो टॉट है आपके पास वो क्या है भैया, टॉट क्या है, टॉट इज़ अ सिविल रॉन्ग। एक चीज़ याद रखना, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो बेसिक आइडिया जो हमको इंडिकेट करता है इन डेफिनेशन से, हमको क्या पता चलता है सबसे पहले कि जो टॉट है भैया वो क्या है, सिविल रॉन्ग है। याद रखना, टॉट क्या है भैया, सिविल रॉन्ग है। और जो दूसरी बात हमको पता चलती है कि एवरी सिविल रॉन्ग इज़ नॉट अ टॉट। और दूसरी चीज़ हमको क्या पता चलती है, every civil wrong is not a tort. There are other civil wrongs also, the important of which are a breach of a contract and breach of trust। ठीक है जी, ये आपको कहाँ देखने को मिला था, ये breach of a contract and breach of a trust आपको सेक्शन 2M ऑफ द लिमिटेशन एक्ट 1961 में 1963 पर देखने को मिला था।
और सेम यही चीज़ जो ब्रीच ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट एंड अ ब्रीच ऑफ अ ट्रस्ट, ये आपको सैलमन की डेफिनेशन पर भी देखने को मिला था, ठीक है। अच्छा, एज स्टेटेड above, no such scientific definition of a tort has been possible, ठीक है, which could explain this wrong by mentioning various elements the presence of which could be considered to be tort. The various definition which have been attempted try to follow a negative approach, ठीक है। They explain the nature of a tort by either distinguished it from other wrong. देखो ये किस तरीके से बता रहे हैं, एक्सप्लेन किस तरीके से कर रहे हैं, जो नेचर है भैया टॉर्ट का, या तो वो क्या कर रहे हैं, इसको भैया डिस्टिंग्यूस्ड कर रहे हैं इट फ्रॉम अदर रॉन्ग्स, यही तो कर रहे हैं, दूसरे रॉन्ग से इसको डिस्टिंग्यूश करके बता रहे हैं, और बाय मेंशनिंग सम ऑफ द एलिमेंट्स विच आर फाउंड इन अ टॉर्ट बट आर नॉट देयर इन अदर रॉन्ग्स। समझ में आया किस तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो बोले जो भैया नेचर है किसका भैया टॉर्ट का, या तो भैया वो डिस्टिंग्यूस्ड कर रहे हैं कि कहाँ से दूसरे रॉन्ग से इसको क्या कर रहे हैं, डिस्टिंग्यूस्ड कर रहे हैं, या फिर वो भैया मेंशनिंग कर रहे हैं सम ऑफ द एलिमेंट्स विच आर फाउंड इन अ टॉर्ट बट आर नॉट देयर इन अदर रॉन्ग्स, ठीक है। When some wrongful acts has been done, it has got to be seen first whether it is a civil or a criminal wrong। सबसे पहले आपको यही करना है कि भैया जैसी ही कोई wrongful act आप देखते हो, जैसे ही भैया कोई क्या होता है, कोई wrongful act होता है, तो सबसे पहले हमको क्या देखना है कि भैया क्या वो सिविल रॉन्ग है या वो क्रिमिनल रॉन्ग है। समझ में आया, जैसे ही कोई भैया रॉन्गफुल एक्ट होता है सबसे पहले हमको देखना है कि भैया क्या वो सिविल रॉन्ग है और या फिर वो क्रिमिनल रॉन्ग है, ठीक है। इफ़ द रॉन्ग इज़ फाउंड टू बी सिविल वन, अगर वो सिविल वन हमको पता चलता है तो वी हैव टू सी वेदर इट एक्सक्लूसिवली बिलोंग्स टू एनी अदर रिकॉग्नाइज कैटेगरी। अगर सबसे पहले हमको क्या देखना पड़ेगा कि भैया अगर जब भी कोई रॉन्गफुल एक्ट होता है तो आप देखोगे कि भैया क्या वो सिविल रॉन्ग है या वो क्रिमिनल रॉन्ग है। अगर आपको लग रहा है कि भैया वो सिविल रॉन्ग है तो सबसे उसके बाद आप देखोगे कि भैया वो किसी एक्सक्लूसिव या रिकॉग्नाइज कैटेगरी में तो नहीं आ रहा है ऑफ सिविल रॉन्ग्स, जैसे कि ब्रीच ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट या ब्रीच ऑफ अ ट्रस्ट में तो नहीं आ रहा। क्लियर हो रही है बात, जैसे कि ब्रीच ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट या ब्रीच ऑफ अ ट्रस्ट में तो नहीं आ रहा है। इफ़ यू फाइंड दैट इट इज़ नॉट एक्सक्लूसिवली ऑफ एनी अदर रॉन्ग्स देन वी कैन से दैट it किसके कहाँ पर आएगा, एक टॉर्ट पर आ जाएगा। क्लियर, आगे तो जो टॉर्ट है लिखा हुआ द टर्म इज़ फाउंड इन अ कॉमन लॉ सिस्टम। ध्यान से समझना, अब टॉर्ट के बारे में हम बात करें, जो टर्म है हमको कहाँ मिलेगी, कॉमन लॉ सिस्टम्स पर मिलेगी। कहाँ मिलेगी, कॉमन लॉ सिस्टम्स पर मिलेगी फॉर अ सिविली एक्शनेबल हार्म और रॉन्ग। जो टर्म है हमको कहाँ पे देखने को मिलेगी, कॉमन लॉ सिस्टम पर मिलेगी देखने को, विच इज़ अ सिविली एक्शनेबल हार्म और रॉन्ग एंड फॉर द ब्रांच ऑफ अ लॉ डीलिंग विद द लायबिलिटी फॉर सच रॉन्ग्स। मैं फिर से पढ़ रहा हूँ, ध्यान से इस चीज़ को समझना। लिखा हुआ टॉर्ट है, जो टर्म है वो आपको कहाँ देखने को मिलेगी, कॉमन लॉ सिस्टम पर देखने को मिलती है, फॉर विच अ सिविलरी एक्शन और अ हार्म और अ रॉन्ग एंड फॉर अ ब्रांच ऑफ अ लॉ डीलिंग विद द लायबिलिटी फॉर सच रॉन्ग्स। Analytically, the law of a tort or a torts is a branch of the law of obligations। ध्यान से समझना, एनालिटिकली मैं अगर बात करता हूँ तो जो भैया लॉ ऑफ अ टॉर्ट्स है फिर लॉ ऑफ अ टॉर्ट्स है वो किसकी ब्रांच है, वो लॉ ऑफ ऑब्लिगेशंस की ब्रांच है, ठीक है। वेयर द लॉ ऑब्लिगेट्स टू रिफ्रेन फ्रॉम हार्म टू अनदर। अब यहाँ पर एक वर्ड आता है रिफ्रेन क्या वर्ड आ रहा है, रिफ्रेन एक वर्ड आ रहा है। तो रिफ्रेन का मतलब देखो हिंदी में होता है रोकना। रिफ्रेन का मतलब हिंदी में क्या होता है, रोकना होता है, ठीक है। एनालिटिकली हम बात करें जो लॉ ऑफ अ टॉर्ट और अ टॉर्ट से किसकी ब्रांच आ जाएगी, लॉ ऑफ ऑब्लिगेशंस की आ जाएगी। वियर द लॉ ऑब्लिगेट्स टू रिफ्रेन का मतलब हो गया रोकना फ्रॉम हार्म टू अनदर एंड इफ द हार्म इज डन टू रिपेयर इट और कॉम्पनसेट फॉर इट आर इम्पोज नॉट बाय एग्रीमेंट बट इंडिपेंडेंटली ऑफ एग्रीमेंट बाय फोर्स ऑफ द जनरल लॉ। समझ में आ रहा है क्या नहीं आ रहा। एनालिटिकली देखो हम जो बात करें जो लॉ ऑफ अ टॉर्ट और अ टॉर्ट से किसकी ब्रांच आ जाएगी, वो आ जाएगी द लॉ ऑफ ऑब्लिगेशंस की ब्रांच आ जाएगी। वेयर द लॉ ऑब्लिग्स टू रिफ्रेन फ्रॉम हार्म, रिफ्रेन का मतलब बताया था मैंने भी, रोकना, फ्रॉम हार्म टू अनदर एंड इफ़ अगर हार्म हो भी गया, इफ़ हार्म इज़ डन तो उसको आपको क्या करना है, टू रिपेयर इट करना है या फिर कॉम्पनसेट करना है उसके लिए। आर इम्पोज्ड नॉट बाय एग्रीमेंट के द्वारा नहीं होगा बट इंडिपेंडेंटली ऑफ एग्रीमेंट बाय फोर्स ऑफ द जनरल लॉ। फिर है सोशली द फंक्शन ऑफ टॉर्ट इज टू शिफ्ट लॉस सस्टेन्ड बाय वन टू द पर्सन हु इज डीम्ड टू हैव कॉज्ड इट
or been responsible for its happening and in some measure to spread the loss over an enterprise or even the whole community. क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? सोशली में बात करी गई. सोशली द फंक्शन ऑफ टॉट इज टू शिफ्ट लॉस सस्टेन बाय वन टू द पर्सन who is deemed to have caused it or been responsible for its happening and in some measure to spread the loss over an enterprise or even the whole community. आगे, हिस्टोरिकली देयर आर नो जनरल प्रिंसिपल ऑफ टॉर्टियस लिएबिलिटी. अगर हिस्टोरिकली की अगर हम बात करते हैं तो कोई जनरल प्रिंसिपल नहीं है. किसका भैया? टॉर्टियस लिएबिलिटी का कोई जनरल प्रिंसिपल नहीं है. बट द किंग्स कोर्ट गेव रेमेडीज फॉर वेरियस फॉर्म्स ऑफ ट्रेसपासेस. ध्यान से समझना, हिस्टोरिकली जब हम चीज़ों को हम देख रहे हैं तो वहाँ पे कोई भी जनरल प्रिंसिपल नहीं है. किसका भैया? टॉर्टियस लिएबिलिटी का. लेकिन जो भैया किंग्स कोर्ट में क्या हुआ था भैया? रेमेडीज़ दिया करते थे. जो किंग्स कोर्ट थे वो क्या करते थे? रेमेडीज़ देते थे वेरियस फॉर्म्स ऑफ ट्रेसपास के लिए फॉर डायरेक्ट इंजरीज एंड लेटर अलाउड एन एक्शन ऑन द केस फॉर हार्म इंडिकेट इनडायरेक्टली कॉज्ड. ठीक है. अदर फॉर्म्स ऑफ हार्म लेटर बिकम रेड्रेसेबल. अब एक वर्ड आता है यहाँ पे रेड्रेसेबल. तो रेड्रेसेबल का मतलब हमको देखना पड़ेगा. क्या वर्ड है? रेड्रेसेबल. REDRESSIBLE. रेड्रेसेबल. REDRESSIBLE. तो निवारणीय. जैसे कि यहाँ पे दो वर्ड आ जाएंगे भैया, लाइबल एंड स्लेंडर. दो वर्ड आएंगे, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चर्चा करनी है मैं लाइबल एंड स्लेंडर पर. देखो फिर से एक बार यहाँ पर हम पढ़ के देखते हैं. हिस्टोरिकली देयर वाज नो जनरल प्रिंसिपल ऑफ टॉर्टियस लिएबिलिटी. तो कोई था नहीं. लेकिन बट द किंग्स कोर्ट गेव रेमेडीज दे रहे थे फॉर वेरियस फॉर्म्स ऑफ ट्रेसपास फॉर डायरेक्ट इंजरीज एंड लेटर अलाउड एन एक्शन ऑन द केस फॉर हार्म इनडायरेक्टली कॉज्ड. अदर फॉर्म्स ऑफ हार्म्स लेटर बिकम रेड्रेसेबल. जैसे कि भैया लाइबल एंड स्लेंडर हो गया. एंड डिस्टिंक्ट फॉर्म ऑफ एक्शन डेवलप टू redress particular kinds of a harm so that the law of a tort was concerned with a number of recognized kinds of a wrong, each with distinct requirement and procedure. Statute added new entitlements to claim. Example, in case of a fatal accident. फैटल. अब एक वर्ड आता है यहाँ पे फैटल. तो फैटल का मतलब क्या हो जाएगा? FATAL. तो फैटल का मतलब होता है घातक. फैटल का मतलब क्या होता है? घातक. ठीक है. इन केस ऑफ अ फैटल accident and new grounds of a liability, case laws has extended liability. Example, for physical injuries to mental injuries and from intentional harms to harms done negligently, that is by failure to show the standard of precautions deemed necessary in the circumstances. It remains the case, however, that the law of a tort is a collection of circumstances in which the courts will give a remedy, normally by way of a damages. Important है, normally by way of a damages for legally unjustified harm or injury done by one person to another, rather than a general principle of liability applicable to manifold cases. It is potentially confusing to think of a tort as connected with wrongs, as the wrongful element consists only in there having been a breach of legal duty, which may be purely technical and not involve any moral delinquency or criminality. तो डेलिंक्वेंसी का क्या मतलब हो गया? एक वर्ड यहाँ पर क्या आ रहा है? DELIQUEN. डेलिंक्वेंसी का मतलब होता है अपराध. डेलिंक्वेंसी का मतलब क्या होता है? ये जो वर्ड आ रहा है यहाँ पर डेलिंक्वेंसी का मतलब क्या हो जाएगा? अपराध. ठीक है. अब हम देखते हैं कि भैया टॉर्ट एंड क्राइम स्प्रैंग फ्रॉम अ कॉमन रूट. एक वर्ड आ रहा है यहाँ पे स्प्रैंग. तो स्प्रैंग का मतलब क्या हो जाएगा? स्प्रैंग का मतलब स्प्रैंग SPRANG. तो इसका मतलब हो जाएगा आशिकागा. स्प्रैंग. तो बोलते हैं कि जो टॉर्ट एंड क्राइम है स्प्रैंग फ्रॉम अ कॉमन रूट बट हैव अ डाइवर्स्ड इन मैनी रेस्पेक्ट्स. But it is still true that many common law crimes are also actionable torts. Example अगर हम बोले assault but not conversely. ठीक है.
अब हम बात करते हैं भैया liability in general depends on the defendant. ये वर्ड बहुत बार बार आता है, इसका हिंदी में भी मतलब देख लो यार. डिफेंडेंट DEFENDANT. डिफेंडेंट मतलब होता है प्रतिवादी. तो डिफेंडेंट का मतलब क्या होता है हिंदी में? प्रतिवादी. ठीक है. तो लिएबिलिटी इन जनरल डिपेंड्स ऑन द डिफेंडेंट हैविंग बाय एक्ट और ओमिशन. दो वर्ड आ रहे, बाय एक्ट और ओमिशन. एक्टेड इन अ ब्रीच ऑफ अ लीगल ड्यूटी. इनकम्बेंट. अब एक और वर्ड आ रहा है इनकम्बेंट. तो इनकम्बेंट का क्या मतलब हो जाएगा? इनकम्बेंट मतलब होता है पदधारी. ठीक है. तो लिएबिलिटी इन जनरल डिपेंड्स ऑन द डिफेंडेंट हैविंग बाय एक्ट और ओमिशन एक्टेड इन अ ब्रीच ऑफ अ लीगल ड्यूटी इनकम्बेंट ऑन हिम एंड इन्फ्रिंजेड आर रिकॉग्नाइज लीगल राइट. अब एक वर्ड आ रहा है यहाँ पे इन्फ्रिंज्ड. इन्फ्रिंज्ड का क्या मतलब हो जाएगा? INFRINGED. इन्फ्रिंज्ड मतलब होता है उल्लंघन. इन्फ्रिंज्ड मतलब क्या हो गया? उल्लंघन हो गया. तो देखा हुआ लिएबिलिटी इन जनरल डिपेंड्स ऑन द डिफेंडेंट हैविंग बाय एक्ट और ओमिशन एक्टेड इन अ ब्रीच ऑफ अ लीगल ड्यूटी इनकम्बेंट ऑन हिम एंड इन्फ्रिंज्ड मतलब उल्लंघन. आर रिकॉग्नाइज लीगल राइट वेस्टेड इन द प्लेंटिफ. अब एक वर्ड आता है क्या भैया? प्लेंटिफ. तो इसका भी हिंदी में मतलब देख लो. प्लेंटिफ का मतलब हिंदी में हम बोलते हैं वादी. ठीक है. तो प्लेंटिफ का मतलब क्या होता है? वादी. एंड दियर बाय कॉज द प्लेंटिफ हार्म ऑफ अ फोर्सेबल काइंड. और फोर्सेबली काइंड का क्या मतलब होता है? FORCEBL. फोर्सेबल मतलब होता है निकट. forcible kind. Not every harm is actionable. There is no liability for an inevitable accident. Inevitable का क्या मतलब होता है? Inevitable मतलब होता है अनिवार्य. Inevitable मतलब क्या हो गया? अनिवार्य. Accident or an act of a god. There are justifications such as statutory or common law authority. The pecuniary consequences of liability may be shifted by liability insurance. ठीक है. आगे हाँ जी. तो आगे देखते हैं. अच्छा. इन टॉर्ट लॉ द प्रिंसिपल ऑफ विकेरियस लिएबिलिटी. अब ये वर्ड मैंने पहले भी देखा था लेकिन मैं भूल रहा हूँ, इसको फिर से देखना पड़ेगा. विकेरियस मतलब क्या होता है? विकेरियस मतलब होता है प्रतिनिधिक नायक. विकेरियस या विकेरियस लिएबिलिटीज़ LIABILI. विकेरियस लिएबिलिटीज़ मतलब होता है प्रतिवादी देनदारियाँ. प्रतिवादी देनदारियाँ. ठीक है. इन टॉर्ट लॉ द प्रिंसिपल ऑफ विकेरियस लिएबिलिटी अप्लाइज एंड जॉइंट टॉर्ट फीसर. एक इनाम आ गया पे टॉर्ट फीसर. जॉइंट टॉर्ट फीसर जॉइंट TORT टॉर्ट फीसर. तो जॉइंट टॉर्ट फीसर मीनिंग इन हिंदी अगर मैं देखूं तो जॉइंट टॉर्ट फीसर आर 2 or more people who are legally responsible for causing damages to another person through their collective negligence in a single event or accident. ठीक है. तो इन टॉर्ट लॉ द प्रिंसिपल ऑफ विकेरियस लायबिलिटी अप्लाइज. Vicarious liabilities applies and joint tortfeasor are also liable for the whole harm caused with right of relief inter se. if the plaintiff मतलब क्या बताया था? वादी. If the plaintiff was himself wholly or partly to blame for the damages
damages awarded may be reduced in proportion to the degree in which he was in fault. ठीक है. The standard of a care and precautions which imports liability for harm is generally failure to take the care and precautions which were responsible in the circumstances, but in certain cases strict liability applies where the defendant is liable if he failed to avoid the evil consequences unless he can establish one of certain limited defenses, and in case of a breach of a statutory duty the liability may be absolute, that is there is a liability if the prohibited harm happens at all irrespective of precautions. इसका क्या मतलब होगा इतना का? The standard of a care and precautions which imports liability for harm is generally failure to take the care and precautions which were reasonable in the circumstances, but in certain cases strict liability applies where the defendant is liable if he failed to avoid the evil consequences unless he can establish one of a certain limited defenses, and in case of a breach of a statutory duty the liability may be absolute, that is there is a liability if a prohibited harm happens at all irrespective of precautions. ठीक है. फिर लिखा हुआ tort may be classified into those involving intention, those involving negligence and the wrongs of strict liability. तो tort may be classified into those involving intention, those involving negligence and wrongs of a strict liability. They may also be classified into torts affecting the person, trespass and negligence आ जाएगा, family, wrongful death of a relative, reputation में आ जाएगा liable and slender. देखो जो दो वर्ड मैंने यहाँ पर नहीं बताया था लाइबल एंड स्लैंडर, तो इसमें याद रखना रेपुटेशन. ठीक है, ये याद करो भाई, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर. जैसे कि यहाँ पर याद करना कि दे आर ऑल्सो क्लासिफाइड इनटू टॉट अफेक्टिंग द पर्सन. टॉट अफेक्टिंग द पर्सन में याद रखना है ट्रेसपास और नेग्लिजेंस, दो वर्ड याद रखना है ट्रेसपास और नेग्लिजेंस. ठीक है. उसके बाद आप यहाँ पे दूसरा देखोगे, फैमिली में देखोगे रॉन्गफुल डेथ ऑफ अ रिलेटिव, और उसके बाद अगर मैं रेपुटेशन की बात करूँ तो पे लाइबल एंड स्लैंडर आ जाएगा. और मैं अगर यहाँ पर भैया मैं अगर प्रॉपर्टी की बात करता हूँ तो प्रॉपर्टी में आ जाएगा ट्रेसपास टू लैंड और गुड्स, न्यूसेंस और कन्वर्जन आ जाएगा. और अगर मैं इकोनॉमिक राइट्स के बारे में बात करूँ तो डिसीट्स, इंड्यूसमेंट ऑफ अ ब्रीच ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, इंजूरियस, फॉल्सहुड, ये सब आ जाएगा. ठीक है. एंड सर्टेन मिसलेनियस टॉर्ट्स सच एज अ कॉन्स्पिरेसी भी आ जाएगा. There are certain kinds of conduct such as infringement of privacy which are not yet but may be come to be recognized as actionable torts. ठीक है. The normal remedy for a tort is an award of pecuniary damages in compensation for the harm done in personal injury, the death cases. The computation of the damages involves many complicated issues. In some circumstances, example nuisance and injection is a competent remedy. ध्यान से इस चीज़ को समझना. The normal remedy for a tort is an award of a pecuniary damages in compensation for the harm done in personal injury and death cases. The computation of damages involves many complicated issues. In some circumstances, nuisance and injection is a competent remedy. एक नंबर में देखो क्या लिखा हुआ है, quoted from the Oxford Companion to Law by David Walker. ठीक है. अच्छा, तो अब यहाँ पे देखो जो इम्पोर्टेंट आ रहा है यहाँ पे, तो वी में डिफाइन टॉर्ट. हम किस तरीके से आप टॉर्ट को आप डिफाइन कर सकते हो, तो इसको मैं 2-3 बार पढ़ता हूँ तो इसको बताना. ठीक है. तो वी में डिफाइन टॉर्ट, तो बोलेंगे हम टॉर्ट इज़ अ सिविल रॉन्ग विच इज़ रेड्रेसेबल बाय एन एक्शन फॉर अनलिक्विडेटेड डैमेजेस एंड विच इज़ अदर देन अ मेयर ब्रीच ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट और ब्रीच ऑफ अ ट्रस्ट. यहाँ पर एक वर्ड आ रहा था, कौन सा आ रहा था, एक वर्ड आ रहा था रेड्रेसेबल. इसकी मीनिंग फिर से देखनी पड़ेगी भाई. रेड्रेसेबल, एक मिनट. रेड्रेसेबल की स्पेलिंग क्या है, तो REDRESSIBLE, रेड्रेसेबल, REDRESSIB, सुधार योग्य. रेड्रेसेबल मतलब होता है सुधार योग्य. ठीक है. रेड्रेसेबल. तो वी में डिफाइन टॉर्ट क्या है, टॉर्ट इज अ सिविल रॉन्ग. टॉर्ट इज अ सिविल रॉन्ग विच इज रेड्रेसेबल.
Tort is a civil wrong which is redressable by an action for unliquidated damages and which is other than a mere breach of a contract or breach of a trust. तो क्या बोलते हैं कि tort is a civil wrong. Tort is a civil wrong which is redressable by an action for unliquidated damages and which is other than a mere breach of a contract or a breach of a trust. तो यहाँ से हमें तीन बातें देखने को मिलती हैं. पहला कि टॉर्ट क्या है भैया, एक सिविल रॉन्ग है. टॉर्ट क्या है बोला जाएगा, क्या है भैया, बोलो मेरे साथ कि भैया टॉर्ट क्या है, एक सिविल रॉन्ग है. कैसा रॉन्ग है भैया, सिविल रॉन्ग है. ठीक है, द सिविल रॉन्ग इज अदर देन अ मेयर ब्रीच ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट और ब्रीच ऑफ अ ट्रस्ट. तो टॉर्ट क्या है भैया, सिविल रॉन्ग है. पहली चीज़ समझ में आ रही. दूसरी चीज़ में हम बात करें कि भैया दिस सिविल रॉन्ग, जो सिविल रॉन्ग है इज अदर देन द मेयर ब्रीच ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट और ब्रीच ऑफ अ ट्रस्ट. उसके बाद दिस रॉन्ग इज रेड्रेसेबल बाय एन एक्शन फॉर अनलिक्विडेटेड डैमेजेस. कोई दिक्कत पहले दूसरे तीसरे पर. तो टॉर्ट क्या है, टॉर्ट इज अ सिविल रॉन्ग. टॉर्ट इज अ सिविल रॉन्ग. दिस सिविल रॉन्ग इज अदर देन अ मेयर ब्रीच ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट और ब्रीच ऑफ अ ट्रस्ट. दिस सिविल रॉन्ग इज अदर देन अ मेयर ब्रीच ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट और ब्रीच ऑफ अ ट्रस्ट. ठीक है, दिस रॉन्ग इज रेड्रेसेबल बाय एन एक्शन फॉर अनलिक्विडेटेड डैमेजेस. उसके बाद हम बात करें कि भैया टॉर्ट इज़ अ सिविल रॉन्ग को हम समझते हैं. तो लिखा हुआ टॉर्ट बिलोंग्स टू अ कैटेगरी ऑफ सिविल रॉन्ग्स. कहाँ से बिलोंग करता है, जैसे आप टॉर्ट देख लो दिमाग में क्या आ जाएगा, सिविल रॉन्ग्स आ जाएंगे. मैं टॉर्ट पे बात कर रहा हूँ, कहाँ से आ जाएगा भैया, सिविल रॉन्ग्स की कैटेगरी यहाँ पर आ जाएगी. द बेसिक नेचर ऑफ अ सिविल रॉन्ग इज डिफरेंट फ्रॉम अ क्रिमिनल रॉन्ग. बेसिक नेचर को समझो. मैं बात कर रहा हूँ टॉर्ट की, दिमाग में क्या आ जाएगा, सिविल रॉन्ग्स आ जाएंगे. मैं बात कर रहा हूँ काई की, टॉर्ट की, दिमाग में क्या आ जाएगा, सिविल रॉन्ग आ जाएंगे. तो जो इसका बेसिक नेचर है, जो उसका बेसिक नेचर है किसका भैया, सिविल रॉन्ग का, वो अलग कैसे, जो बेसिक नेचर है किसका भैया, सिविल रॉन्ग का, वो डिफरेंट कैसे है क्रिमिनल रॉन्ग से, उस पर हम बात करते हैं. लिखा हुआ इन द केस ऑफ अ सिविल रॉन्ग द इंजर्ड पार्टी दैट इज द प्लेंटिफ. तो प्लेंटिफ कौन होगा भैया, इंजर्ड पार्टी, याद रखना, वादी. समझ में आया. बोल रहे इन केस ऑफ अ सिविल रॉन्ग की जब हम बात करें, जो इंजर्ड पार्टी होगा जिसको हम प्लेंटिफ के नाम से जानते हैं, वादी, प्लेंटिफ वादी. ठीक है, इंस्टीट्यूट्स सिविल प्रोसीडिंग इंस्टीट्यूट्स करता है, मतलब स्टार्ट करता है अगेंस्ट द रॉन्ग डूअर, जिसने गलत किया है. और रॉन्ग डूअर को हम लोग क्या बोलते हैं, डिफेंडेंट. समझ में आया. प्लेंटिफ याद आ रहा है. प्लेंटिफ कौन हो जाएगा, जो इंजर्ड पार्टी होगा उसको हम क्या बोल रहे हैं भैया, प्लेंटिफ बोल रहे हैं. जो रॉन्ग डूअर होगा वो कौन होगा, डिफेंडेंट हो जाएगा. तो लिख रहे इन सच अ केस द मेन रेमेडी इज डैमेजेस. तो यहाँ पे जो मेन रेमेडी क्या होती है भैया, वो डैमेजेस होती है. समझ में आया. इस केसेस में जो मेन रेमेडी क्या होगी, वो डैमेजेस होने वाली है. द प्लेंटिफ इज कॉम्पनसेटेड बाय द डिफेंडेंट. तो प्लेंटिफ को कॉम्पनसेटेड कौन करेगा, डिफेंडेंट के द्वारा कॉम्पनसेट किया जाएगा. प्लेंटिफ को कॉम्पनसेटेड किसके द्वारा किया जाएगा, डिफेंडेंट के द्वारा किया जाएगा, फॉर द इंजरी कॉज्ड बाय हिम by the defendant. समझ में आया. The plaintiff is compensated by the defendant. The plaintiff is compensated by the defendant for the injury caused to him, for the injury caused to him by the defendant. In the case, लेकिन अगर हम क्रिमिनल रॉन्ग के बारे में बात करते हैं, in the case of a criminal wrong on the other hand, the criminal proceedings against the accused, यहाँ पे एक बड़ा आ रहा, accused are brought by the state. ये important है यहाँ पे. accused by the state. समझ में आया. तो अगर मैं बात करूँ भैया क्रिमिनल रॉन्ग की, तो इसको आपको दूसरी तरफ ये समझना है कि जो क्रिमिनल रॉन्ग की जो प्रोसीडिंग्स है अगेंस्ट द अक्यूज, जो भी रहेगा व्यक्ति, अक्यूज्ड को आप हिंदी में आप क्या बोलते हो, इसका भी आप देख लो. अक्यूज्ड, ACCUSE, अक्यूज्ड को हम हिंदी में बोलते हैं आरोपी. क्या बोलते हैं, आरोपी. तो वो किसके द्वारा किया जाएगा, स्टेट के द्वारा किया जाएगा. ठीक है. मोर ओवर इन द केस ऑफ अ क्रिमिनल रॉन्ग द इंडिविजुअल हु इज़ द विक्टिम ऑफ द क्राइम दैट इज़ अ सफरर. इसके बारे में हम बात करें, इन द केस ऑफ अ क्रिमिनल रॉन्ग के बारे में बात करें, जो इंडिविजुअल जो रहेगा, जो विक्टिम है भैया उस क्राइम का, जिसको हम सफरर के नाम से जानते हैं, सफरर, SUFFERER, सफरर इज़ नॉट कॉम्पनसेटेड. उसको भैया कॉम्पनसेशन नहीं मिलता है. ठीक है. जस्टिस इज एडमिनिस्टर्ड बाय पनिशिंग द रॉन्ग डूअर इन सच अ केस. अगर मैं बात कर रहा हूँ किसकी भैया, क्रिमिनल मैं अगर बात कर रहा हूँ क्रिमिनल रॉन्ग के बारे में, तो वहाँ पर देखो क्या लाइन लिखी हुई है यहाँ पर कि जस्टिस इज एडमिनिस्टर्ड बाय द पनिशिंग द रॉन्ग डूअर इन सच अ केस. इट इज़ हाउएवर पॉसिबल दैट द सेम एक्ट डन बाय अ पर्सन में रिजल्ट इन टू रॉन्ग्स. हो सकता है ऐसा, ये पॉसिबिलिटी भी बन सकती है कि भैया सेम एक्ट हुआ किसी पर्सन के द्वारा और वहाँ पे दो रॉन्ग हो गए.
तो दो रॉन्ग हो गए भैया। क्राइम मतलब क्रिमिनल भी हो सकता, मतलब क्राइम भी हो सकता है और टॉट भी हो सकता है ना कि भैया क्राइम भी हो और क्या हो भैया टॉट भी हो। तो एट द सेम टाइम इन सच अ केसेस उसके खिलाफ बोथ द सिविल एंड क्रिमिनल रेमेडीज वुड कंकरेंटली मतलब होता है एक साथ कंकरेंटली मतलब क्या होता है, एक साथ ही होता है, ठीक है। कंकरेंटली CONCURR कंकरेंटली मतलब इसके साथ साथ कंकरेंटली मतलब इसके साथ साथ टू बी अवेलेबल। देयर वुड बी ए सिविल एक्शन होगा रिक्वायरिंग द डिफेंडेंट टू पे अ कॉम्पनसेशन। यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है भैया डिफेंडेंट, तो डिफेंडेंट को हम हिंदी में हम क्या बोलते हैं, डिफेंडेंट DEFENDANT। तो डिफेंडेंट को हम हिंदी में बोलते हैं मतलब प्रतिवादी। डिफेंडेंट को हिंदी में हम क्या बोलते हैं, प्रतिवादी। एक वादी होगा दूसरा प्रतिवादी होगा, ठीक है। डिफेंडेंट टू पे अ कॉम्पनसेशन एज वेल एज अ क्रिमिनल एक्शन अवॉर्डिंग पनिशमेंट टू द रॉन्ग डूअर, ठीक है जी। ये हमने पढ़ा टॉट इज अ सिविल रॉन्ग के बारे में। आगे हम देखते हैं कि टॉट इज अदर देन मेयर ब्रीच ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट और अ ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। क्या है ये, क्या चीज़ था, टॉट इज अदर देन अ मेयर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। Tort is other than mere ब्रीच। ब्रीच की क्या स्पेलिंग हुई, BREACH, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। अब क्रिया केवल अनुबंध का उल्लंघन या विश्वास का उल्लंघन नहीं है। तो देखो क्या बोल रहे, टॉट इज दैट सिविल राइट विच इज नॉट एक्सक्लूसिवली एनी अदर काइंड ऑफ अ सिविल रॉन्ग। ध्यान से समझना, टॉट क्या होगा, सिविल रॉन्ग वही होगा जो एक्सक्लूसिवली किसी दूसरे सिविल रॉन्ग में ना हो। इफ यू फाइंड दैट द ओनली रॉन्ग इज अ मेयर ब्रीच ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट और अ ब्रीच ऑफ अ ट्रस्ट देन ऑब्वियसली इट वुड नॉट बी कंसिडर टू बी अ टॉट। क्लियर हुआ। तो टॉट के बारे में समझो। टॉट क्या है भैया, एक सिविल रॉन्ग है विच इज़ नॉट एक्सक्लूसिवली एनी अदर काइंड ऑफ अ सिविल रॉन्ग। Tort is that civil wrong which is not exclusively any other kind of a civil wrong. If you find that the only wrong is a mere breach of a contract or a breach of a trust, then obviously it would not to be considered to be a tort. Thus, if a person agrees to purchase a radio set and thereafter does not fulfill his obligation, the wrongdoer will be mere breach of a contract. समझ में आई बात? हाँ जी। It is only by the process of elimination that we may be able to know whether the wrong is a tort or not. कैसे पता चलेगा? Elimination से पता चलेगा। फर्स्ट वी हैव टू सी दैट वेदर द रॉन्ग इज़ अ सिविल और अ क्रिमिनल। पहला तो काम ही यही है, सबसे पहला ही काम आपको यही करना है कि भैया देखना है कि भैया सिविल है या फिर वो क्या है, क्रिमिनल है। तो पहला ही काम वो करना है, फर्स्ट वी हैव टू सी वेदर द रॉन्ग इज़ अ सिविल और क्रिमिनल। फर्स्ट वी हैव टू सी वेदर द रॉन्ग इज़ अ सिविल और criminal. If it is a civil wrong, it has to be the further seen if it is exclusively belongs to other recognized categories of civil wrongs like breach of a contract or a breach of a trust. Understand? Then if it is found that it is neither a mere breach of a contract nor any other civil wrong, then we can say that the wrong is a tort. Okay. It may be noted that there is a possibility that the same act may amount to two or a more civil wrongs. ध्यान से समझना, ये हम नोट कर सकते हैं कि दैट ये भैया पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जो सेम एक्ट है वो क्या हो सकता है, दो या दो से ज़्यादा सिविल रॉन्ग्स हो सकते हैं, वन ऑफ विच मे बी अ टॉट। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ ए डिलीवर्स हिज हॉर्स टू बी फॉर सेफ कस्टडी। ध्यान से समझना कि ए ने क्या करा, डिलीवर करा अपने हॉर्स को, किसको भैया, बी को, किस चीज़ के लिए, सेफ कस्टडी के लिए, फॉर अ वीक, एंड बी अलाउज द हॉर्स टू डाई फॉर स्टारवेशन। एक वर्ड आ रहा है यहाँ पे स्टारवेशन। क्या वर्ड है भैया, वर्ड आ रहा है स्टारवेशन।
स्टारवेशन का मतलब होता है भूखमरी। स्टारवेशन का मतलब क्या होता है? भूखमरी। 20 एक्ट्स अमाउंट टू 2 रॉन्ग्स। पहला ब्रीच ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अ बेलमेंट, एक तो भैया क्या हो जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट हो जाएगा। दूसरा कॉम्पनसेशन ऑफ अ टॉर्ट ऑफ नेग्लिजेंस भी हो जाएगा टॉर्ट ऑफ नेग्लिजेंस भी हो जाएगा और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट भी हो जाएगा। सिंस बोथ द रॉन्ग्स आर अ सिविल रॉन्ग, दोनों के दोनों ही रॉन्ग कौन से भैया? सिविल रॉन्ग है। एंड डैमेजेस इज अ मेनली रेमेडी फॉर एनी काइंड ऑफ अ सिविल रॉन्ग। द प्लेंटिफ मतलब मैंने क्या बताया था? वादी कैन क्लेम द डैमेजेस ईदर अंडर द लॉ ऑफ अ टॉर्ट्स फॉर नेग्लिजेंस और फॉर द ब्रीच ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अ बेलमेंट। ही कैन नॉट क्लेम डैमेजेस ट्वाइस। ठीक है आया समझ में? ठीक है। तो थर्ड में हम देख रहे हैं कि टॉर्ट इज रेड्रेसेबल बाय एन एक्शन फॉर अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। वर्ड आ रहा है यहाँ पे रेड्रेसेबल, इसका मतलब मुझे एक बार फिर से देखना पड़ेगा। रेड्रेसेबल, REDRESSIBLE। रेड्रेसेबल मीन सुधार योग्य, याद रखना पड़ेगा। रेड्रेसेबल मीन सुधार योग्य, रेड्रेसेबल सिचुएशन, सुधार योग्य सिचुएशन। रेड्रेसेबल मतलब क्या होता है? सुधार योग्य, याद रखना है। ठीक है, तो लिखा हुआ टॉर्ट इज अ रेड्रेसेबल बाय एन एक्शन फॉर अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। कौन से डैमेजेस भैया? अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। तो लिखा हुआ है कि डैमेजेस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रेमेडी फॉर अ टॉर्ट। याद रखना कि डैमेजेस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रेमेडी फॉर अ टॉर्ट। डैमेजेस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रेमेडी फॉर अ टॉर्ट आफ्टर द रॉन्ग हैज़ बिन कमिटेड। जनरली इट इज़ अ मनी कॉम्पनसेशन। जनरली क्या होता है भैया? मनी कॉम्पनसेशन होता है विच में सेटिस्फाई द इंजर्ड पार्टी। After the commission of the wrong, it is generally not possible to undo the harm which has already been caused. If, for example, the reputation of a person has been injured, the original position cannot be restored back. The only thing which can be done in such a case is to see which is the money equivalent to the harm by way of defamation, and the sum so arrived at is asked to be paid by the defendant to the प्लेंटिफ। ठीक है, डिफेंडेंट क्या बताया था? प्रतिवादी। प्लेंटिफ क्या था? वादी। देयर आर अदर रेमेडीज ऑल्सो विच कुड बी अवेलेबल व्हेन द टॉर्ट इज कमिटेड, और इसके लिए हमको देखना पड़ेगा चैप्टर नंबर 22 देखना पड़ेगा। फॉर वेरियस रेमेडी के लिए हमको चैप्टर नंबर 22 देखना पड़ेगा। इट इज़ ऑल्सो just possible that sometimes the other remedies may be more effective than the remedy by way of a damages. For example, when a continuing wrong like nuisance मतलब nuisance को हम हिंदी में हम क्या बोल सकते हैं? nuisance को हिंदी में आप क्या बोल सकते हो? NUISA। nuisance मतलब होता है बाधा, बाधा। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? फॉर एग्जाम्पल, व्हेन अ कंटिन्यूइंग रॉन्ग लाइक न्यूसेंस इज बीइंग कमिटेड, द प्लेंटिफ मे बी मोर इंटरेस्टेड इन द रेमेडी बाय वे ऑफ अ इंजेक्शन। ठीक है, टू स्टॉप द कंटिन्यूएंसेस ऑफ अ न्यूसेंस rather than claiming compensation from time to time. If the nuisance is allowed to be continued, the idea of mentioning the remedy by way of a damages in the definition is just to explain the nature of the wrong. Apart from that, the fact that damages is the most important remedy for tort. ठीक है, damages is the most important remedy for a tort, and generally it is the only remedy after the tort is committed, indicated that the wrong is a civil wrong rather than a criminal wrong. आगे तो जो डैमेजेस होंगे इस केस में वो लिक्विडेटेड होते हैं, अनलिक्विडेटेड। आंसर है भैया अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। कैसे डैमेजेस होंगे? तो जो डैमेजेस होंगे वो इस केस में भैया कैसे होंगे? अनलिक्विडेटेड डैमेजेस होंगे। इफ it is this fact which enables us to distinguish tort from the other civil wrongs like a breach of a contract or a contract of a trust, breach of a trust, where the damages may be liquidated। ठीक है, अब इस चीज़ को ध्यान से समझना, यही इंपॉर्टेंट बात है। देखो जो डैमेजेस रहेंगे ना किसमें? टॉर्ट में, वो कैसे रहेंगे? अनलिक्विडेटेड रहेंगे। लेकिन अगर हम बात करते हैं इट इज़ अ फैक्ट दैट विच अनेबल्स अस टू, यहीं पर हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं टॉर्ट और दूसरे सिविल रॉन्ग्स को, जैसे कि भैया ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट को, जहाँ पर हम बोलेंगे जो डैमेजेस क्या होते हैं वहाँ पे लिक्विडेटेड होते हैं। अब बोलते हैं कि लिक्विडेटेड डैमेजेस मीन सच कॉम्पनसेशन विच हैज़ बिन प्रीवियसली डिटरमाइंड और अग्रीड टू बाय द पार्टीज। ठीक है, तो याद रखना इंपॉर्टेंट है यहाँ पर लिक्विडेटेड डैमेजेस। याद रखना कि लिक्विडेटेड डैमेजेस मीन्स सच कॉम्पनसेशन विच हैज़ बिन प्रीवियसली डिटरमाइंड और agreed to by the
पार्टीज, ठीक है, ये कौन से हो जाएंगे, लिक्विडेटेड डैमेजेस हो जाएंगे। तो व्हेन द कॉम्पनसेशन हैज़ नॉट बीन सो डिटरमाइंड, व्हेन द कॉम्पनसेशन हैज़ नॉट बीन सो डिटरमाइंड बट द डिटर्मिनेशन ऑफ द सेम इज लेफ्ट टू द डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट, किसकी उसमें भैया, कोर्ट की डिस्क्रिशन में। तो डिस्क्रिशन का मतलब मैं एक बार हिंदी में बता दूं कि भैया डिस्क्रिशन का क्या मतलब होता है, डिस्क्रिशन विवेक डिस्क्रिशन का मतलब क्या होता है, विवेक, विवेक डिस्क्रिशन किसके उसमें भैया, कोर्ट के उसमें, ठीक है। तो द डैमेजेस आर सेड टू बी अनलिक्विडेटेड, ठीक है जी। इट इज़ पॉसिबल इन द केस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट that the contracting parties at the time of a making of the contract may make a stipulated as regards as the amount of the compensation payable by either of the parties in the event of the breach of the contract. If it is a genuine pre-estimated of the compensation for the breach of a contract, it will be known as a liquidated damages. There is no possibility of any such predetermination of damages by the parties in the case of a tort. Generally, the parties are not known to each other until the tort is committed, and moreover, it is difficult to visualize beforehand the quantum of loss in the case of a tort, and therefore the damages are to be paid are led to be determined at the discretion of the court. Such damages therefore are unliquidated, ठीक है। तो ये भी याद रखना, डिस्क्रिशन ऑफ कोर्ट याद रखना है, कहाँ था वो, डिस्क्रिशन ऑफ कोर्ट, विवेक, ठीक है, लेफ्ट टू द डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे द नेचर ऑफ अ टॉर्ट कैन बी अंडरस्टूड बाय डिस्टिंग्विशिंग, इसमें हम देखेंगे, ये है नेक्स्ट क्लास। तब तक टाटा बाय बाय।